हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैकेनिकल सिक्स्थ सेम में टूल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसका दूसरा चैप्टर जिसका टाइटल है लोकेशन एंड क्लैंपिंग, यानी लोकेशन एवं क्लैंपिंग, ये हम पूरा चैप्टर आज कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर सिलेबस के अनुसार कवर करते हैं। सिलेबस आपके सामने है, लोकेशन एंड क्लैंपिंग, टोटल 16 पीरियड निर्धारित है। इसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन है, 3-to-1 प्रिंसिपल क्या होता है, लोकेशन विद प्रीवियस मशीन होल्ड डिफरेंट लोकेटिंग डिवाइसेस, वी लोकेशन, कोनिकल लोकेशंस, पर्पस ऑफ क्लैंपिंग एलिमेंट्स और है टाइप्स ऑफ क्लैंप्स। ये सारा आपके सिलेबस में है जो कि निर्धारित है एनएसक्यूएफ पाठ्यचर्या के अनुसार। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम करते हैं शुरुआत में, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी नोटबुक सामने रखना है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको नोट करते चलना है। जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, चित्र या आरेख दिखा रहा हूं, उसको अपनी कॉपी में आपको बनाते चलना है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ में आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं और ना सिर्फ आपके परीक्षा में काम आए, बल्कि उससे आगे भी यदि आप कभी हायर एजुकेशन में या फिर इंडस्ट्री में जाते हैं तो यही सारे टॉपिक्स, या फिर आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो यही सारे टॉपिक्स आपके काम आने वाले हैं। तो रिवीजन के दृष्टिकोण से ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो शब्द है उसके अर्थ को समझते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, चित्र से उसको कोरिलेट करते हुए हम बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज हम पूरे जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेटिंग की। तो लोकेटिंग होता क्या है, आप जानते हैं कि जिग और फिक्सचर होता है। जिग और फिक्सचर का काम होता है जो भी वर्क पीस या कार खंड है उसको मजबूती से पकड़ करके रखना, सहारना कटाई ऑपरेशन के दौरान, यानी मशीनिंग प्रोसेस के दौरान। तो जिग और फिक्सचर आप पढ़ चुके हैं। इसमें आप देखिए, ये आपको जिग दिखाया गया है, ये आपका कार खंड है, ये देखिए क्लैंप लगा हुआ है, ये आपका टूल है। इसमें टूल क्या करता है, जिग में जिग जो टूल को कटिंग टूल होता है उसको रास्ता दिखाने का कार्य भी करता है। ये आपका फिक्सचर है। फिक्सचर में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होता है गाइड करने का कि कटिंग टूल को गाइड कर सके, तो ये बिल्कुल ओपन इसको ऊपर को कर दिया है, तो ये फिक्सचर हो गया। ये वर्क पीस है, क्लैंप लगे हुए हैं। तो ये क्लैंप जो लगा हुआ है, या यहां पर भी लोकेटिंग पिंस पढ़ेंगे, तो वर्क पीस को मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान मजबूती से पकड़ करके रखना, ताकि जरा भी वर्क पीस या कारखंड हिलने डुलने ना पाए। यदि जरा भी अपनी स्थिति से हिल डुल गया तो पूरा मशीनिंग ऑपरेशन खराब हो जाएगा, मटेरियल खराब हो जाएगा और पूरे समय की बर्बादी होगी। तो आइए, यही सब हमको पढ़ना है कि लोकेटिंग। तो 3 प्रमुख शब्द हैं जो आपको याद रखना है। एक तो लोकेटिंग, दूसरा सपोर्टिंग और तीसरा क्लैंपिंग। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3 शब्द हैं जो आपको पढ़ना है और समझना है। यानी ये जिग या फिक्सचर में हमको कार खंड को लोकेट करना है, दूसरे नंबर पर हमको उसको सपोर्ट करना है, और तीसरे नंबर पर हमें उसकी क्लैंपिंग करना है, यानी क्लैंप लगा करके हमको उसके जो भी उसकी गतियां हो सकती हैं इधर उधर, उसको रोकना है। तो ये पूरे जो मर्म है, पूरा जो मैं ये चैप्टर है उसका आपको समझा रहा हूं। तो पहले नंबर पे हम शुरुआत कर रहे हैं लोकेटिंग से। तो लोकेटिंग क्या है, सरल शब्दों में समझेंगे। लोकेटिंग के अंतर्गत कारखंड जो वर्क पीस होता है उसको जिग या फिक्सचर में सही स्थिति में रखा जाता है। तो लोकेटिंग बच्चों क्या है, या लोकेट करना क्या है, कारखंड को जिग या फिक्सचर में सही स्थिति में रखने को हम लोकेटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये शब्द जो सही स्थिति है, इसका क्या मतलब है? सही स्थिति से तात्पर्य है कि कारखंड को एक निश्चित ऊंचाई एवं कोण पर रखना। जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो हो सकता है कि हमारे लिए एक डिजायरेबल हो कि हम जो वर्क पीस है या कारखंड है उसको एक इतनी ऊंचाई पर रखें, या फिर इस कोण पर झुका कर रखें, जैसे 45 डिग्री पर। तो ये क्या है, सही स्थिति है मशीनिंग के लिए। तो हमको क्या है, लोकेटिंग के अंतर्गत कारखंड को जिग या फिक्सचर में सही स्थिति में रखा जाता है, यानी कि एक निश्चित ऊंचाई और कोण पर रखा जाता है। अब लोकेटिंग हेतु क्या करते हैं, लोकेटिंग पिंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होती हैं हम आगे बात करेंगे। तो किसी भी ठोस पिंड के अधिकतम 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं अभी आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। यानी 12 तरीके से कोई भी जो कारखंड है वो गति कर सकता है, कोई भी ठोस पिंड है गति कर सकता है। तो ये जिग या फिक्सचर में उचित लोकेटिंग, ये देखिए 3 शब्द जो मेरे, लोकेटिंग, सपोर्टिंग मतलब सहारा देना, तथा क्लैंपिंग यानी क्लैंप लगा करके उसके गति को रोकना। तो जिग या फिक्सचर में उचित लोकेटिंग, सपोर्टिंग तथा क्लैंपिंग द्वारा कारखंड के सभी 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को प्रतिबंधित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रख लेना है। तो जिग और फिक्सचर में हम बच्चों क्या करते हैं,
उचित लोकेटिंग, सपोर्टिंग तथा क्लैंपिंग द्वारा कारखंड के सभी 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को प्रतिबंधित करते हैं। 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब 12 तारीख से 12 तरीके से जो कारखंड इधर उधर गति कर सकता है उन सबको हम रोक देते हैं लोकेटिंग, सपोर्टिंग और क्लैंपिंग के द्वारा। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए। अब ये देखिए एक सिंपल से चित्र देखिए, ये इसमें ये देखिए वर्क पीस है आपका, ये रखा हुआ है वर्क पीस, ये आपका जिग है, इसमें जिग को दिखाया गया है क्योंकि इसमें ड्रिल है वो जिग बुश से होकर के जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें जो कारखंड है देखिए इसमें सपोर्टिंग पिंस लगे हैं, ये देखिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये क्लैंप लगा हुआ है, ये क्लैंपिंग स्क्रू है, इसको कसा गया है ताकि ये हिलने डुलने ना पाए किसी स्थिति में। इधर से इस साइड से देखिए तो ये आप देख पा रहे हैं एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन लगी हुई है। तो आप देखिए कि सभी तरह से मतलब इसको लोकेट करके, इसको सपोर्ट करके और क्लैंपिंग द्वारा, क्लैंप द्वारा इसके सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी जो भी संभावित गतियां हो सकती हैं उनको हम प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्योंकि मशीनिंग के दौरान जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है तो ये जो कारखंड है हमारा किसी भी स्थिति में हिलना डुलना या अपनी स्थिति में गतिमान या कोई भी विस्थापन नहीं करना चाहिए। यदि जरा भी हिल डुल गया, मूव कर गया तो क्या होगा, पूरा मशीनिंग ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा और पूरा जो वर्क पीस है वो खराब हो जाएगा, समय की बर्बादी होगी, पदार्थ का व्यय होगा और नुकसान भी हो जाएगा। तो ये बच्चों मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, एक बार फिर से विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है और जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से, जो ठोस पिंड है वो कितने तरीके से गति कर सकता है या उसकी संभावित गतियां हो सकती हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम अंग्रेजी में जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ही उसको पढ़ेंगे, DOF उसको शॉर्ट में लिखते हैं। एक वैसे हिंदी में स्वतंत्र संख्याएं या स्वतंत्रता की कोटि इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको आपको आवश्यकता नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हिंदी में भी उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही बोलेंगे और नोट करेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक ठोस पिंड है, आपको पता है 3 अक्ष होती हैं, ये एक एक्स अक्ष है, इसमें देखिए लिखा हुआ है ये एक्स अक्ष, ये इधर लिखा है एक्स अक्ष। ठीक है बच्चों, ये वाली आपकी वाई अक्ष है, वाई अक्ष, ये वाली ये एक जेड अक्ष है। तो 3 अक्ष होती हैं एक्स, वाई और जेड। ये ठोस पिंड है तो एक्स अक्ष में एक धन दिशा होती है, एक ऋण दिशा होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो पिंड है ये ठोस पिंड है, मान लीजिए सॉलिड बॉडी, तो एक्स अक्ष में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है, इसके अलावा नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है। तो 2 रैखिक गतियां कर सकता है एक्स अक्ष में, एक्स की पॉजिटिव में, एक्स की ऋणात्मक में। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 2। एक गति करेगा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 गति कर सकता है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह वाई अक्ष में बच्चों, वाई की धन दिशा में और वाई की ये मान लीजिए ऋण दिशा है, ये वाई की ये सॉरी जेड है, ये वाला आप देखिए ये एक्स हो गया, ये वाला है आपका एक्स, ये x है तो ये x की मान लीजिए धन दिशा है, ये x की ऋण दिशा है। y की ये मान लीजिए धन दिशा है, ये y की ऋण दिशा है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से y में वो धन या ऋण दिशा में गति कर सकता है तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम y के हो गए। इसी तरीके से z दिशा में भी z के धन और z का मान लीजिए ऋण ये है तो नीचे भी गति कर सकता है, तो 2 रैखिक गतियां ये z में कर सकता है। तो कुल रैखिक अगर गतियों की बात करें तो x में 2, y में 2 और z में 2 यानी 6 रैखिक गतियां कर सकता है। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच्चों हो गए इसके। अब ये आप देखिए कि एक्स अक्ष के सापेक्ष ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष ये जो पिंड है ये घूर्णन गति भी तो कर सकता है। ये बच्चों एक्स अक्ष ये देख रहे हैं आप, ये तो घड़ी की दिशा में गति, घूर्णन गति कर सकता है, घड़ी की विपरीत दिशा में कर सकता है। तो ये भी इसमें 2 घूर्णन इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। इसी तरह से y के सापेक्ष ये आपका y है तो y में भी घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन कर सकता है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये हो गए। और z में भी ऐसे घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में देखिए ये साइन बना है, ये दिशा में गति, घूर्णन गति कर सकता है तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये। तो x, y और z में घूर्णन में 2, 4 और 6 घूर्णन गतियां हो गई। तो इस तरीके से 6 जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए वो रैखिक गतियों के हो गए और 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए वो घूर्णन गतियों के हो गए। तो आपने इसको समझ लिया है। तो अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अब आपने समझ लिया कि भाई किसी भी ठोस पिंड यानी सॉलिड बॉडी के अधिकतम 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी DOF हो सकते हैं। 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रैखिक हो सकते हैं, 2 x में, 2 y में, 2 z में। इसी तरह से 6 घूर्णी गतियां हो सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 x अक्ष में घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, y में घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, z अक्ष में भी घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो 6 और 6 हो गए आपके 12। यानी कोई भी ठोस पिंड मुक्त आकाश में उसके 12 प्रकार से गतियां कर सकता है या उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 12 हो सकते हैं। ये हमने समझ लिया।
तो रैखिक गतियों में मैंने आपसे बताया ना, एक्स अक्ष में धन की एक्स, वाई की एक्स, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से वाई अक्ष में धन की वाई, ऋण की वाई, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जेड अक्ष में धन की जेड, ऋण की जेड, 2, तो टोटल कितने हो गए? ये 6। ठीक है बच्चों, ये बना लीजिएगा टेबल। उसके बाद घूर्णी गतियों की बात करें यानी रोटरी मोशंस की, तो इसमें एक्स के सापेक्ष क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाई के सापेक्ष क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जेड के सापेक्ष क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 6। ये तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रैखिक गतियों की और 6 घूर्णी गतियों के, टोटल 12 हो गई। अब इसमें समझिए, जब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लिया है, अब आप देखिए 3 to 1 लोकेटिंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और हर बार परीक्षाओं में लगभग आने की उम्मीद रहती है। 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन क्या होता है, इसको आप देखिए। 3 to 1, सबसे पहले इस संख्या को समझिए कि 3 to 1 आखिर है क्या। तो बच्चों 3, 2 और 1 ये पिनों की संख्या है। क्या है बच्चों? पिनों की संख्या, यानी 3 पिन, ये 2 का मतलब 2 पिन और ये 1 पिन, यानी 3 to 1 लोकेटिंग प्रिंसिपल को यदि हम सब पिनों की संख्या को जोड़ दें तो 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6 पॉइंट पर ये क्या होगा? लोकेशन होगा। तो बच्चों 3 to 1 लोकेटिंग सिद्धांत को हम 6 पॉइंट लोकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3, 2, 5 और 1, 6 सभी पिनों को अगर आपस में जोड़ दे तो 6 पिन होती हैं, तो 6 पॉइंट पर इसमें लोकेशन करते हैं। तो 3 to 1 लोकेटिंग सिद्धांत को 6 पॉइंट लोकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिग या फिक्सचर में किसी कारखंड को सही तरीके से लोकेट करने के लिए न्यूनतम 6 पिनों, 3 + 2 + 1 = 6 की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको कहते हैं 3 to 1 लोकेटिंग प्रिंसिपल या 3 to 1 लोकेटिंग सिद्धांत। बच्चों समझ गए बिल्कुल, यानी 3 पिनों, 2 पिनों और 1 पिन का प्रयोग करके हम किसी भी कारखंड को जिग या फिक्सचर में सही तरीके से लोकेट कर सकते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है 3 to 1 सिद्धांत। ये चित्र बच्चों देख लीजिए आप, बिल्कुल 3D में है। ये देखिए, ये जो बाहर आपको दिख रहा है रेड कलर से, ये आपका फिक्सचर है, ये आपका कारखंड है। ठीक है, इसको अब देखिए लोकेट किया गया है। तो नीचे आधार ये जो दिख रहा है 1, 2 और एक पीछे लगी है 3 पिन। आधार में 3 पिन लगी हैं, इधर इस साइड 2 पिन लगी हैं और इधर 1 पिन लगी है। तो 3, 2, 5 और 1, 6, यानी एक प्लेन ये आपका हो गया नीचे वाला, इसमें 3 पिन। ये वाले पिन में जो पीछे आपको दिख रहा है प्लेन में 2 पिन, और इसमें वाले इस वाले प्लेन में मान लीजिए 1 पिन लगा दिया। तो 3, 2 और 1, यानी इसके द्वारा हमने क्या किया? कारखंड को इसमें लोकेट कर दिया जिग या फिक्सचर में। अब आप सोचिए कि लोकेट करने से 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके हो सकते थे, तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो गए या प्रतिबंधित हो गए? अब ये वाला जो कारखंड है ये सिर्फ बाहर की तरफ, हमारी तरफ आ सकता है, इधर जा सकता है खुला है जाने के लिए, और ऊपर जाने के लिए खुला है। यानी इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और रह गए बाकी, यानी 12 में से 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके रेस्ट्रिक्ट या प्रतिबंधित हो गए। ठीक है बच्चों, इसमें स्पष्ट बिल्कुल चित्र में देख लीजिए कि या तो ये यहां जा सकता है या ऊपर जा सकता है और या हमारी तरफ आ सकता है, और इसके कोई भी घूर्णन गतियां नहीं हो सकती। यानी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो रोटेशन के हो सकते थे, कहीं भी घूर्णन नहीं कर सकता है, न एक्स के सापेक्ष, न वाई के, न जेड के। लेकिन ये जो है रैखिक गति कर सकता है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ और ये हमारी तरफ। तो ये 12 में से 9 जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो प्रतिबंधित कर दिए गए 3 to 1 जो पिन्स हमने यूज की उनके द्वारा, और बचे जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको हम क्लैंप लगा करके या वाह्य बल लगा करके प्रतिबंधित कर देते हैं। तो इस तरीके से जिग या फिक्सचर में रखे हुए कारखंड को हम 12 की 12 जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको हम रेस्ट्रिक्ट या प्रतिबंधित कर सकते हैं, और उसके बाद हम मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अब आप देखिए, तो ये अब 3D जो चित्र बना था, अब इसका 2D देख लीजिए। तो ये आधार देखिए, ये दिख रहा है डॉट डॉट करके 3 पिन लगी हैं, 1, 2 और ये 3। दूसरे प्लेन में ऊपर वाले में ये देखिए 2 पिन और एक साइड वाले में 3 पिन। तो ये बिल्कुल सिंपल चित्र है। ये दूसरा इसका व्यू है, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर 3 to 1 दिखाई दे रहा है। ये व्यू ऐसा है कि ये एक ही लाइन में दिखाई दे रही है, इसलिए एक आपको पिन दिखाई दे रही है। और ये दूसरे व्यू से देखें आप तो इस तरीके से दिखाई देगा, फ्रंट से जब देखेंगे तो ये 2 ये दिखाई देंगी फिर आपको, और 3 ये दिखाई देंगी, 1 ये। तो यानी 3, 2, 5 और 1, 6 कुल मिला के पिन है जिनके द्वारा लोकेटिंग एंड सपोर्टिंग किया गया है। ये आपका लोकेटिंग पिन से देखिए लगी हुई है जो लोकेटिंग एंड सपोर्टिंग पिन, ये क्लैंपिंग फोर्स है। तो बाकी जो देखिए गतियों को रेस्ट्रिक्ट करना था, तो देखिए ये बल लगाया ताकि इधर ना जाने पाए, तो एक फोर्स ये लगा दिया, एक फोर्स ये लगा दिया और एक फोर्स यहाँ से लगा दिया। तो ये सारे 3 फोर्स लगाने से क्लैंपिंग या क्लैंप की सहायता से हम लगा सकते हैं, और इसकी 12 की 12 जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको हम रेस्ट्रिक्ट या प्रतिबंधित कर सकते हैं। इस चित्र को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये कॉपी में आपको बनाना है। साथ ही ये 3D भी सिंपल है, इसको ज़्यादा कठिन नहीं, इसको भी आप बना लीजिए।
ये है। तो अब जो मैंने आपको बताया, तो चित्रानुसार कार्यखंड की तीन आसन्न लोकेटिंग सतह, तीन सतह हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं, आपस में जुड़ी हुई, उनमें क्रमशः 3, 2 और 1 पिन पर टिकी हुई है। तीनों किसमें, नीचे वाली में 3, एक दूसरी लंबवत है उसमें 2 और एक में 1। तो ये जो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रतिबंधित करती हैं। स्वतंत्रता की बाकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 बाह्य बलों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, जैसे क्लैंपिंग द्वारा, क्लैंप लगा करके या क्लैंपिंग बलों द्वारा। तो ये देखिए जो मैंने बताया था वो वही आपको लिख दिया। तो ये 3-to-1 प्रिंसिपल जब आएगा तो वो आपको 3D चित्र बनाकर वो 2D चित्र जो आपको 3 है वो बनाना है, और पूरा जो मैंने आपको समझाया है उसको लिख देना है। अब स्थिति निर्धारण के सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन का मतलब है कि जब भी हम लोकेशन की बात करें, यानी लोकेट करने की योजना बनाएं या कुछ हम जो डिजाइन करें, तो उसमें कुछ हम बुनियादी सिद्धांत या नियम होते हैं, उनका पालन करना आवश्यक होता है। तो फिक्सचर में या जिग में कारखंड को लोकेट करने की योजना बनाते समय कुछ बुनियादी सिद्धांतों या नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अब वो बुनियादी सिद्धांत क्या होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्थिति निर्धारण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन सिंपल पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट था, क्षैतिज सपाट सतह की लोकेटिंग हेतु कम से कम 3 पिनों का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। आपने देखा जो क्षैतिज जो सपाट सतह थी नीचे वाली, उसमें हमने न्यूनतम 3 पिनों का इस्तेमाल किया। तो वही बात ये कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस हो, यानी क्षैतिज सपाट सतह की लोकेटिंग यदि करना है तो कम से कम 3 पिनों का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। तो ये 3 पिन वाला हो गया। दूसरा, लोकेटिंग पिन यथासंभव दूर दूर होना चाहिए। तो 3 पिन जो हमने ये लगाई हैं, ये यथासंभव दूर दूर बिल्कुल वर्क पीस के लगने चाहिए। अगर आप पास पास लगा देंगे तो जो वर्क पीस होगा वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, यानी स्थिर नहीं होगा। तीसरा है, लोकेटिंग आसान, त्वरित और सटीक होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। लोकेटिंग क्या हो, आसान यानी इजी हो, त्वरित मतलब क्विक हो, और सटीक मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है, पिन द्वारा लोकेटिंग के मामले में पिन और उनकी जो माउंटिंग है तथा संपर्क बिंदु को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, दृढ़ मतलब रिजिड, और कठोर यानी कि हार्ड होना चाहिए। तो बच्चों यदि लोकेटिंग जो पिन्स हैं वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रिजिड, दृढ़ और कठोर नहीं होंगे तो वो इतने वर्क पीस को, जो भारी वर्क पीस होते हैं उनको क्या होगा, संभाल नहीं पाएगा, उनको लोकेट नहीं कर पाएगा। तो पिन द्वारा लोकेटिंग के मामले में पिन और उनके माउंटिंग और संपर्क बिंदु को मजबूत, दृढ़ और कठोर होना चाहिए। पांचवा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, एक या अधिक सतहों या छिद्रों को संदर्भ के लिए लेना चाहिए। संदर्भ या रेफरेंस का मतलब क्या है कि यदि कोई जो कंपोनेंट हम जिसकी मशीनिंग कर रहे हैं उसमें पहले से कोई छिद्र बना हुआ है या उसकी कोई सतह, तो उसको रेफरेंस के रूप में, यानी वहीं से रेफरेंस लेकर के फिर हम सारी डायमेंशंस नापते हैं कि इसको कितनी दूरी पर इसको लोकेट करना है। तो रेफरेंस या संदर्भ लेने का मतलब आपको समझ आ गया। यदि उसमें छिद्र है तो छिद्र को रेफरेंस लेकर के सारी दूरियों में जितनी दूरी पर आपको रखना है, लोकेट करना है, आप कर दीजिए। या अगर छिद्र नहीं है तो कोई सतह है, सतह से नाप लीजिए सारी दूरियां। तो यानी रेफरेंस आपको कहीं ना कहीं सतह या छिद्रों को लेना पड़ता है। छठा है बच्चों, संदर्भ सतहों को सार्थक और महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए जिसके आधार पर अधिकांश बीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तो ऊपर बताया ना, जो संदर्भ या रेफरेंस सरफेस लेते हैं या छिद्र लेते हैं उसको सार्थक होना चाहिए और महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हम सारी बीमाएं निर्धारित करते हैं। सातवां है, स्वयं लोकेट होने वाले ठोस एवं खोखले बेलनाकार कारखंडों। तो जो ठोस और खोखले बेलनाकार कारखंड यानी सिलिंड्रिकल वर्क पीस हैं उनको वी ब्लॉक आपने एमएमआई में जरूर पढ़ा होगा। वी खांचा उसमें बना होता है, हैवी कास्ट आयरन का बना होता है, उसमें सिलिंड्रिकल बेलनाकार चाहे ठोस हो खोखले हम उसमें रख सकते हैं। तो वी ब्लॉक में ठोस को हम कर सकते हैं, और शंकु टाइप के जो आते हैं लोकेटर उनमें हम खोखले बेलनाकार कारखंडों को लोकेट कर सकते हैं। तो चित्र में दिखाया गया है, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए वी स्लॉट बना है तो इसको वी ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे कोई ठोस अगर मान लीजिए रॉड है तो इसको हम लोकेट कर सकते हैं, तो आसानी से स्वयं लोकेट हो जाती है, आराम से रख जाती है। उसके बाद आप कटिंग टूल का प्रयोग करके इसकी कटाई कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए दूसरी तरफ है खोखला पाइप है, मान लीजिए कारखंड खोखला है तो कोन शेप का मतलब शंकु के आकार के 2 साइड से लगा करके हम इसको लोकेट कर देते हैं, तो अपनी स्थिति में बिल्कुल ये बना रहेगा। उसके बाद हम मशीनिंग का कार्य कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं शंकु द्वारा लोकेटिंग, इसको कहते हैं वी ब्लॉक द्वारा लोकेटिंग। जो ठोस बेलनाकार जो ऑब्जेक्ट है या कारखंड है उनको इससे कर सकते हैं। खोखला है अगर कोई सिलिंड्रिकल पार्ट या ऑब्जेक्ट तो हम इसकी जो शंकु के द्वारा दोनों साइड से एक शंकु ये इंसर्ट कर दिया, क्योंकि खोखला है, दूसरे साइड से ये शंकु इंसर्ट कर दिया और दोनों के द्वारा लोकेट कर दिया हमने वर्क पीस को। उसके बाद हम इस वर्क पीस में मशीनिंग कार्य कर सकते हैं। तो ये देखिए लिखा है वी ब्लॉक तथा शंकु द्वारा, ये बी ब्लॉक और ये शंकु द्वारा लोकेटिंग बाय बी ब्लॉक एंड कोन।
अगला है बच्चों 8वां, सीमित पार्ट साइज में परिवर्तन के लिए चित्रानुसार एडजस्ट होने वाली लोकेटिंग पिन का उपयोग किया जाना चाहिए। ये चित्र आप देखिए, तो ये आप देख लीजिए एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन ये होती है। इसकी सहायता से आप देखिए ध्यान से, हम वर्क पीस को एडजस्ट कर सकते हैं या समंजन कर सकते हैं। तो इसी को वो कह रहा है कि एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन का प्रयोग किया जाना चाहिए। 9वां है बच्चों, किसी बड़े जॉब की लोकेटिंग के लिए 3 पिनों में से एक को पिवटेड आर्म से बदला जा सकता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पिवटेड आर्म 2 संपर्क बिंदु प्रदान करता है। जैसे 3 आपने पिन में सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर बहुत भारी कोई कारखंड है तो उसमें उसे एक पिन की जगह आप पिवटेड आर्म यदि ये लगा देंगे, देख रहे हैं ये पिवटेड आर्म है, ये इसके 2 पॉइंट है, एक और ये 2, तो उनमें से एक जब मिलेंगे तो एक की जगह फिर ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। तो पिवटेड आर्म 2 संपर्क बिंदु प्रदान करती है, तो उससे भारी वर्क पीस होंगे वो आसानी से लोकेट हो जाएंगे। तो ये हो गया लोकेटिंग के सिद्धांत। तो टोटल कितने सिद्धांत हुए? 9 सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन का मतलब स्थिति निर्धारण के कुल 9 सिद्धांत आपने पढ़े कि क्षैतिज सपाट सतह की लोकेटिंग हेतु कम से कम 3 पिनों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। लोकेटिंग पिन यथासंभव दूर दूर होनी चाहिए। लोकेटिंग आसान, त्वरित और सटीक होनी चाहिए। पिन द्वारा लोकेटिंग के मामले में पिन और उनके माउंटिंग तथा संपर्क बिंदु को मजबूत, दृढ़ और कठोर होना चाहिए। एक या अधिक सतहों या छिद्रों को संदर्भ के लिए लेना चाहिए। संदर्भ सतहों को सार्थक और महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, जिसके आधार पर अधिकांश विमाएं निर्धारित की जाती हैं। और 7वां है, स्वयं लोकेट होने वाले जो ठोस और खोखले बेलनाकार कारखंड सिलिंड्रिकल वर्कपीस हैं, उनके लिए वी ब्लॉक एवं शंकु का प्रयोग चित्रानुसार करना चाहिए, जो चित्र में दिख रहा है। 8वां है, सीमित पार्ट साइज में परिवर्तन के लिए यदि हमको आंशिक परिवर्तन करना है तो एडजस्ट होने वाली लोकेटिंग पिन का प्रयोग करना चाहिए, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात 9वां है, लास्ट है, किसी बड़े जॉब की यदि लोकेटिंग करना है तो 3 पिनों में से एक पिन को पिवटेड आर्म से बदल दिया जाता है, जिससे 2 संपर्क बिंदु हमको प्राप्त हो जाते हैं एक्स्ट्रा, और भारी जो जॉब है वो भी आसानी से लोकेट किया जा सकता है। इस चित्र में स्पष्ट दिया हुआ है। तो ये 9 आपने पढ़े। अब लोकेटिंग की सामान्य विधियां क्या हैं, यानी जनरल मेथड्स ऑफ लोकेटिंग, कैसे हम कारखंड को लोकेट करते हैं। तो पहले एक मशीन की बात कर लेते हैं, जैसे लेथ है, एक मशीन टूल है लेथ, आप सभी जानते हैं, उसको खराद कहते हैं। तो उसमें कारखंड को लोकेट करने की विधियां, तो हम लेथ में कारखंड को लोकेट करने की विधियां पहले जान लेते हैं। और ये याद रखिए कि उसमें क्या होता है, चक होता है जो घूमता है, जिसमें कारखंड लगा होता है। तो कारखंड घूर्णन गति करता है, ये जरूर आपको याद कर लेना चाहिए, आपको पता भी होगा। तो ये लेथ या खराद में कारखंड या जॉब क्या करता है, घूर्णन करता है। तो उसमें अगर हमको लोकेट करना है तो उसमें देखिए 3 जो चक आते हैं, यानी 3 जबड़े वाले चक, उनको सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। आपने उसमें वर्कशॉप में जरूर देखा होगा, ये 1 2 3 जबड़े हैं। तो सेल्फ सेंटरिंग 3 जबड़े वाले चक में फिट करके आप लोकेटिंग कर सकते हैं। ये 2D व्यू है आसानी से, ये दूसरा व्यू है जो दिख रहा है। अगला है 4 जबड़े वाले चक में फिट करके। तो 4 जबड़े वाले होते हैं वो इंडिपेंडेंट जो चक होते हैं, यानी जो जबड़े उसमें होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, 1 2 3 4 सब अलग अलग कसते और खुलते हैं। ये इसका 2D व्यू बना हुआ है। तो ये 4 जो चक होता है वो इंडिपेंडेंट जो चक होता है, उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, कारखंड को लोकेट कर सकते हैं लेथ में। तीसरा कोलेट के द्वारा भी इसमें किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में विस्तार में पढ़ चुके होंगे और आपको जरूर याद होगा। तो ये उसके द्वारा लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो आप लेथ में आप जानते हैं कि लाइव और डेड सेंटर होता है, उनके बीच में भी वर्कपीस को लोकेट किया जा सकता है, यानी वर्कपीस को रखा जा सकता है। उसके बाद एक है मैंड्रिल का प्रयोग करके। तो मैंड्रिल आप देखिए इस तरीके से होती है, ये आगे अभी मैं दिखाऊंगा एक मैंड्रिल का प्रयोग करके लेथ में किस तरीके से उसको किया जा सकता है, एक चित्र में आगे दिखाऊंगा तो उसमें आप समझ जाएंगे। उसके बाद एक और है अलग से फिक्सचर का प्रयोग करके। एक चैप्टर में मैंने आपसे बताया था जो लेथ फिक्सचर होता है, उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि इसमें सेपरेट अलग से एक जो चक के साथ में हम फिक्सचर अटैच करके और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग प्रकार से हम लेथ मशीन में जो कारखंड है हमारा या जॉब है उसको हम लोकेट कर सकते हैं। अब लेथ के अतिरिक्त कुछ अन्य मशीनें या मशीन टूल्स होते हैं जिनकी लोकेटिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग मशीन हो गया, बोरिंग मशीन, मिलिंग मशीन, प्लेनिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। इन सब में मशीन टूल में जो कारखंड होता है उनके बेड पर मशीन टूल का जो बेड होता है या फिर जो वर्क टेबल होती है उस पर फिक्स रहता है।
इसमें घूर्णन उड़न तो करता नहीं है, जो उनकी बेड होता है या उनकी जो वर्क टेबल बनी होती है, कारखंड की टेबल या मेज, उस पर उसको कस दिया जाता है। तो उपरोक्त मशीन टूल्स में फिक्सचर का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है और उसमें फिर कारखंड को लोकेट किया जाता है। तो ड्रिलिंग, रीमिंग इत्यादि में जिग का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जिग तथा फिक्सचर में मशीनिंग हेतु कारखंड को कई तरह से लोकेट किया जा सकता है, जिसकी प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। तो किस तरीके से जिग या फिक्सचर में, मतलब जो ऊपर मशीन टूल्स बताए आपको, मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इसमें जो भी इस तरीके के वर्क पीस हैं, प्लेनर हो गया आपका, और तो इसमें सभी में टेबल में किस तरीके से जिग या फिक्सचर में रख करके फिर हम कारखंड को लोकेट करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है समतल सतहों के द्वारा लोकेट करना, ये लोकेटिंग बाई फ्लैट सरफेसेस। तो आप देखिए इसमें चित्र में फ्लैट सतह के कारखंडों को फ्लैट सिरे वाली पिन के द्वारा लोकेट किया गया है। ये आप देखिए वर्क पीस है, वर्क पीस की सतह कैसी है, देखिए फ्लैट है। तो फ्लैट सतह के वर्क पीस को ये देखिए पिन लगी हुई है, इनका जो सिरा होता है ऊपर वो फ्लैट होता है, तो उसमें इनको क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है। ये देखिए चाहे नीचे उसके ऊपर कर दें और चाहे साइड से करें, तो चाहे इसको देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स की देखिए पिन आती हैं, इनको लोकेटिंग पिन्स बोलते हैं। ये चपटे सिरे वाली पिन्स होती हैं और इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, चपटे सिरे वाले जो कारखंड होते हैं या उनकी जो सतह होती है उसको हम लोकेट कर सकते हैं या इनके ऊपर हम रख सकते हैं। तो ये क्या है, समतल सतहों के द्वारा लोकेट करना कहलाता है, जिसमें फ्लैट सिरे वाली जो लोकेटिंग पिन्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण है छिद्र के द्वारा लोकेट करना, यानी लोकेटिंग बाय होल्स। तो बहुत सारे केस में कारखंड को पहले से मशीन किए गए छिद्र के द्वारा निम्नानुसार लोकेट किया जाता है। कई बार क्या होता है, कारखंड में पहले से ही ड्रिलिंग के द्वारा या रीमिंग, बोरिंग ऑपरेशन इत्यादि करते हैं, तो उसमें एक छेद रहता है, उसी छिद्र को हम रेफरेंस पॉइंट मान करके फिर हम लोकेशन या लोकेटिंग का जो कार्य है वो करते हैं। तो दो छिद्रों द्वारा लोकेटिंग कैसे करते हैं, एक तो पहला जो इसमें मेथड है दो छिद्रों द्वारा। यदि दो छिद्र हैं तो आप देखिए दोनों छिद्रों में हम क्या करते हैं, देखिए ये कंपोनेंट है, उसमें एक छिद्र आपका ये है, दूसरा छिद्र ये है। तो जो दोनों छिद्रों में हम पिन लगा करके उसको लोकेट करते हैं। तो दोनों छिद्रों में पिन लगा देंगे, लोकेट हो जाएगा। उनमें से एक जो पिन होती है वो डायमंड पिन होती है। डायमंड पिन का मतलब जरूरी नहीं कि वो डायमंड की बनी हो, उसके शेप की वजह से उसको डायमंड पिन बोलते हैं। तो डायमंड पिन जो है एक उसमें लगा करके एक होल में और दूसरे में एक दूसरी पिन लगा करके हम उसको आसानी से लोकेट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है लोकेटिंग पिन, एक ये है, दूसरी ये है, और इस तरीके से कारखंड को इस लोकेट कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं दो छिद्रों द्वारा लोकेटिंग। तो ये दो छिद्रों द्वारा लोकेटिंग चित्र में दिखाया गया, जहाँ छिद्रों और उनके व्यास के बीच की दूरी पर टॉलरेंस या सहनशीलता को समायोजित करने के लिए एक पिन को हीरे के आकार का कर दिया जाता है, जिसको डायमंड पिन कहते हैं, ये वाला। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब दो छिद्रों द्वारा, अब एक छिद्र तथा एक बाह्य पिन द्वारा लोकेटिंग, यानी लोकेटिंग बाय वन होल एंड वन एक्सटर्नल पिन। तो अब आप देखिए इसमें एक ये होल जैसे ये था, तो इसमें हमने इनर पिन लगा दी, पिन लगाकर लोकेट कर दिया। दूसरी जो पिन है इस कारखंड के बाहर देखिए आउटर पिन, इससे बिल्कुल पास में एक आउटर पिन लगा दी है। तो इसको इसलिए कह रहे हैं कि एक छिद्र तथा एक बाह्य पिन द्वारा लोकेटिंग को दिखाया गया है। ये आपका देखिए जॉब है, ये आप देख पा रहे हैं। इनर पिन यानी एक छिद्र का प्रयोग करके हमने इसमें लोकेटिंग पिन लगा दी। दूसरी पिन कहाँ लगाई, इसमें आउटर पिन के रूप में बाहर लगा दी। अब आप देखिए यहाँ से क्लैंपिंग फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, तो अब ये देखिए इस तरफ पिन लगी है और ये यहाँ पर इनर पिन फिट कर दी गई। तो अब ये जॉब कहीं भी रोटेट या मूव नहीं कर सकता है जो आपका कारखंड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लोकेट कर सकते हैं एक छिद्र और एक वाय पिन का प्रयोग करके। अब अगला है एक छिद्र तथा वी ब्लॉक का प्रयोग करके लोकेटिंग करना। तो चित्र में एक छिद्र दिखाया गया और एक वी ब्लॉक दिखाया गया है, जिसमें एक सिरे पर बने छिद्र में पिन लगा देते हैं और दूसरे सिरे में वी ब्लॉक लगा करके हम वो कर देते हैं। तो वी ब्लॉक आप सब जानते हैं, ऊपर पड़ा। तो ये देखिए ये जो छिद्र था इसमें हमने पिन लगा दिया और दूसरा जो दूसरे तरफ का जो हिस्सा था वो वी ब्लॉक में, ये देखिए वी खांचा कटा हुआ है, इसमें ये इस तरीके के जो सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सिरे वाले, उनको हम वी ब्लॉक में आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो एक सिरे में हमने पिन लगाया यानी छेद जो था, और दूसरा जो सिरा था उसको बी ब्लॉक में हम फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पिन द्वारा और या एक छिद्र द्वारा तथा एक बी ब्लॉक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्क पीस को लोकेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपने तीन मेथड पढ़े और तीनों मेथड में आपने देखा कि छिद्रों द्वारा, दो छिद्रों द्वारा, इसी तरीके से एक छिद्र और एक वाह्य पिन द्वारा, और तीसरा था एक छिद्र और एक आपका उसके द्वारा वी ब्लॉक के द्वारा आप कारखंड को लोकेट कर सकते हैं।
अब बात आती है, लोकेटिंग की बात खत्म हो गई, दूसरा होता है सहारना। सहारना का मतलब होता है सहारा देना यानी सपोर्ट देना। पूरी मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान आपको पता है कि कटाई औजार जब कार्य करता है तो बहुत हैवी बल आरोपित करता है कारखंड पर, तो वो कारखंड उसको मजबूती से पकड़ करके रखे, उसको सहारा दे करके रखे, इसीलिए इसको सहारना सपोर्ट शब्द का प्रयोग करना बहुत जरूरी है और सपोर्ट देना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरीके की विस्थापन या विक्षेप किसी भी तरीके का ना होने पाए। तो कारखंड को सहारना यानी सपोर्टिंग ऑफ वर्क पीस, कारखंड को जिग या फिक्सचर में मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग तथा दृढ़ रिजिड सपोर्ट पर ठीक से रखा जाना चाहिए ताकि कारखंड क्लैंपिंग बलों, कटिंग बलों तथा स्वयं के भार द्वारा विक्षेपित या विकृत ना होने पाए। तो आप समझ रहे हैं सहारा देने का क्या मतलब है वर्कपीस को या कारखंड को, इसीलिए कि कारखंड को जिग या फिक्सचर में मजबूत जो हो, स्ट्रांग होना चाहिए, दृढ़ यानी रिजिड होना चाहिए, उन सपोर्ट पर ठीक से रखना चाहिए, यानी ऐसे सहारा जो हो, सपोर्ट हो, वो मजबूत और दृढ़ हो ताकि कारखंड क्लैंपिंग बल जो लगते हैं, क्लैंप कसते हैं तो उसका बल, कटिंग बलों और स्वयं के भार द्वारा विक्षेपित या विकृत ना होने पाए। तो इसमें सपोर्ट के लिए डिजाइन या योजना बनाते समय निम्नांकित बुनियादी सिद्धांतों या नियमों का पालन करते हैं, यानी कुछ सिद्धांत होते हैं जो सपोर्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्लैंपिंग के स्थिति निर्धारण के सिद्धांत हमने पढ़े, तो उसी तरीके से जो सपोर्ट होता है या सहारा देने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित हैं या सिद्धांत हैं, उनका हम पालन करते हैं जब भी हम सपोर्ट की बात करते हैं या योजना बनाते हैं। तो सपोर्ट कम से कम 3 बिंदुओं पर होना चाहिए, वही सेम स्थिति जैसे कि हम लोकेटिंग करते हैं, तो सपोर्ट कम से कम 3 बिंदुओं पर प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा है क्लैंपिंग और कटिंग बलों के कारण विरूपण को रोकने के लिए सपोर्ट एलिमेंट्स और सिस्टम को पर्याप्त मजबूत और दृढ़ होना चाहिए। अब क्लैंपिंग बल और कटिंग बल लग रहे हैं तो एक बार तो निश्चित है कि भाई विरूपण को रोकना है, तो जो सपोर्टिंग के एलिमेंट्स हैं यानी उसके जो अंग हैं सपोर्टिंग के और सिस्टम के, वो पर्याप्त मजबूत यानी स्ट्रांग हो और दृढ़ यानी कि रिजिड हो, तभी उनको सह पाएंगे। नहीं तो सब सहारा अगर टूट गया तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा जो हो तो वर्क पीस खराब हो सकता है अगर वो डैमेज हो गया सिस्टम। तीसरा है बच्चों एक बड़ा महत्वपूर्ण है, बिना सपोर्ट की लंबाई को इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि चित्रानुसार बीच में झुक जाए। आपको पता है कि जब मान लीजिए जैसे यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट है, तो ज़्यादा दूरी में सपोर्ट है और यहाँ बीच में फोर्स लगेगा तो ये बीच में क्या हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगी। सैगिंग का मतलब ऐसे झुक जाता है, जैसे नहीं कमर झुक जाती है, तो उसी तरीके से ये बीच में जहाँ फोर्स लगता है तो झुक जाता है। तो ये यही चीज़ कह रहे हैं कि बिना सपोर्ट की लंबाई को इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि चित्रानुसार बीच में से वो झुक जाए यानी सैगिंग की प्रॉब्लम आ जाए। तो ये कारखंड को इतना अधिक बिना सपोर्ट के क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिससे कि बीच में झुकने पाए। चौथा है सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो बलों के प्रभाव में कारखंड को स्थिर अवस्था में रख सके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सपोर्ट कैसा होना चाहिए जो बलों के प्रभाव में कारखंड को स्थिर अवस्था में रख सके, तो स्थायित्व तो बहुत जरूरी है। अब ये देखिए अनस्टेबल पोजीशन है, यहाँ देखिए सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, बल अगर यहाँ लगा दोगे आप तो ये क्या होगा, इस तरफ ये गिर सकता है, तो ये क्या हुआ, स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट यहाँ है और इनके बीच में कहीं बल लग रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल या उसमें ज़्यादा स्थायित्व होगा या वो स्थिर होगा। तो ये करेक्ट स्टेबल स्थिति है और ये वाली आपकी इनकरेक्ट यानी अनस्टेबल स्थिति है। पांचवा है बड़े फ्लैट क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए उचित खाली स्थान यानी रिसेस प्रदान किया जाना, जैसा चित्र में दिखाया गया। इससे बेहतर और स्थिर सपोर्ट मिलता है। यानी फ्लैट सतह में देखिए कारखंड है या जॉब है, ये रखा है तो यहाँ बीच में एक खांचा काट दिया जाता है, रिसेस कहते हैं, मतलब खाली स्थान रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसको बेहतर और स्थिर सपोर्ट मिलता है। इसी तरीके से देखिए ये जॉब रखा है, ये रिसेस यहाँ छोड़ दिया खाली स्थान। वी ब्लॉक में भी आप अगर ध्यान से देखें तो नीचे एक खांचा कटा होता है, ये वी ब्लॉक है, ये देखिए खांचा कटा है एक, तो ये खांचा काट दिया जाता है, इसको रिसेस बोलते हैं। इससे क्या होता है, बेहतर और स्थिर सपोर्ट मिलता है। अब ये गोल या बेलनाकार वर्क पीस को या कारखंड को उपयुक्त आकार के मजबूत वी ब्लॉक पर सपोर्ट देना चाहिए, ये हमने पढ़ाई है। अगर गोलाकार या बेलनाकार कोई भी वर्क पीस है तो उसको किस पे, वी ब्लॉक का प्रयोग जरूर करना चाहिए और उसी में फिर उसको सपोर्ट देना चाहिए। अगला है पूर्व मशीनीकृत निचली सतह के साथ भारी कारखंड को चौड़े समतल क्षेत्रों पर सपोर्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा फ्लैट सिरे वाले मजबूत सिरे पर। पूर्व मशीनीकृत निचली सतह के साथ भारी कारखंड यदि कोई है तो उसको चौड़े समतल क्षेत्रों पर, यदि या तो फ्लैट सतह पर हम उसको सपोर्ट करें या फिर फ्लैट सिरे वाली हम मजबूत पिनों का प्रयोग करें ताकि उसको भारी कारखंड को हम सपोर्ट दे सकें।
8वां है, यदि बड़े कारखंड को सहारा देने के लिए 3 से अधिक पिनों की आवश्यकता है तो अतिरिक्त सहायक पिनों को स्प्रिंग लोडेड या समंजन किए जाने योग्य होना चाहिए। एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन ऊपर लगी थी ना, तो मान लीजिए 3 से ज़्यादा पिन लगाना है, सपोर्टिंग पिन की ज़रूरत है, तो चौथी जो पिन लगाएं वो हम एडजस्टेबल टाइप की लगाएं या स्प्रिंग लोडेड लगाएं। उसके बाद 9वां जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित कारणों से अतिरिक्त एडजस्टेबल सपोर्ट पिन उपयोग की जाती है। किन परिस्थितियों में एडजस्टेबल सपोर्ट पिन प्रयोग की जाती है? जब अंग के साइज में परिवर्तन की भरपाई करना हो, यानी टू कंपेंसेट पार्ट साइज वेरिएशन। दूसरी स्थिति है जब सपोर्ट की जाने वाली सतह बड़ी और अनियमित हो, यानी व्हेन द सपोर्टिंग सरफेस इज लार्ज एंड इरेगुलर। और तीसरी स्थिति है जब क्लैंपिंग और कटिंग बल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, व्हेन क्लैंपिंग एंड कटिंग फोर्सेस आर लार्ज। तो इन 3 स्थितियों में हम क्या करते हैं? अतिरिक्त एडजस्टेबल सपोर्ट पिन का उपयोग करते हैं। 10वां जो पॉइंट है सपोर्टिंग सिद्धांत का वो है रिंग या डिस्क प्रकार के कारखंडों, विशेष रूप से जिनमें इंडेक्सिंग की आवश्यकता होती है, उनको मैंड्रिल में सपोर्ट या लोकेट किया जाना चाहिए। ये देखिए, ये आपका कारखंड है, ये देखिए कारखंड है, तो इसको ये मैंड्रिल में देखिए प्रयोग करके और इसको लोकेट किया गया है। ये आप देखिए, तो ये डिस्क टाइप के जो होते हैं या चकती टाइप की या रिंग टाइप के, तो उनमें जिनमें इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है, इंडेक्सिंग मतलब समान दूरी पर जैसे छेद करना है, तो उनको मैंड्रिल में सपोर्ट और लोकेट करने से वो रिजल्ट अच्छा रहता है, यानी मशीनिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। चलिए ये हो गया। अब ये सामान्य विधियां की बात कर लेती तो सिद्धांत हो गया। अब कारखंडों को फिक्सचर में सपोर्ट करने की सामान्य विधियां, यानी कॉमन मेथड्स ऑफ सपोर्टिंग जॉब्स इन फिक्सचर। सबसे पहला तो है फिक्सचर में सपोर्ट करने के लिए मान लीजिए वाइस में सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वाइस आती है, हैंडल लगा होता है, मूवेबल जो होता है, एक फिक्स जो होता है, ये स्क्रू लगा है, स्लॉट फॉर क्लैंपिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से उसको क्लैम्प करके हम ये इसमें भी उसमें सपोर्ट कर सकते हैं वाइस में। तो मशीन वाइस भी अलग अलग तरीके की आती हैं, ड्रिलिंग के लिए, मिलिंग के लिए, उनमें हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा है फ्लैट सतहों या ब्लॉक पर सपोर्ट करना, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो फ्लैट सतहों पर देखिए इस तरीके से, ये जैसे है ये फ्लैट सतह, ये देखिए इसको यहाँ पर सपोर्ट किया गया। फ्लैट सतहों पर हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, वर्क पीस को या कारखंड को। और जो अतिरिक्त एरिया है उसको हम पिन लगा करके देखिए सपोर्ट कर दिया। तो ये फ्लैट सतहों द्वारा सपोर्ट करना ये चित्र में दिखाया गया है। स्थिर पिनों द्वारा सपोर्ट, ये देखिए स्थिर पिनों द्वारा सपोर्ट हम ऊपर देखा था, ये देखिए फ्लैट ऊपर सिरे वाली ये स्थिर पिनें हैं जिनके द्वारा ये इसको सपोर्ट किया गया है। तो यानी ये जो पूरा भार है इसका कारखंड का, ये कारखंड है, ये कारखंड किस पे सपोर्ट कर रहा है? ये नहीं पिनों पर, जिनके द्वारा लोकेटिंग का कार्य कर रहे थे। तो वो लोकेटिंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं? सपोर्ट करने का यानी सहारा देने का कार्य भी कर रहे हैं। तो ये पिनें पर्याप्त मजबूत, स्ट्रॉन्ग और रिजिड होना चाहिए। अगला है एडजस्टेबल पिनों एवं प्लग या जैक स्क्रू द्वारा सपोर्ट करना। एडजस्टेबल पिन भी होती हैं आजकल, इस तरीके से आती हैं, 4 प्रकार इसमें दिखाए गए हैं। जैसे वर्क पीस है तो ये देखिए इस तरीके से एडजस्टेबल पिन के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। दूसरा प्रकार ये है, देखिए इस तरीके से ये 1 और 2 इसको हम स्क्रू की तरह घुमा करके कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल टाइप की हैं वर्क पीस। देखिए एक तीसरा डिजाइन आपका ये है, इन सबको स्क्रीनशॉट करके आप बना लीजिए। ये कंपोनेंट है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एडजस्टेबल पिनों, प्लग या फिर जैक स्क्रू द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसको सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं कंपोनेंट को। जो ये वर्क पीस है या कंपोनेंट, वर्क पीस है या इसको कंपोनेंट है, कुछ भी कह लीजिए, वो वही चीज़ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं। एक और है वी ब्लॉक एवं मैंड्रेल में सपोर्ट एवं लोकेट करना। वी ब्लॉक आपको पता है ये है, तो वी ब्लॉक में भी हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं या लोकेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंड्रेल जो होता है, ये देखिए ऊपर चित्र दिखाया था, ये मैंड्रेल है, ये वर्क पीस है, इसको हम इसमें भी सपोर्ट कर सकते हैं और लोकेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मैंड्रेल वाला भी देख लिया। अब लास्ट में जो टॉपिक आता है, मैंने बताया था कि 3 ही टॉपिक हैं, लोकेटिंग, सपोर्टिंग और तीसरा क्लैंपिंग। अब बात क्लैंपिंग की, यानी क्लैंप से कस दिया जाता है, फोर्स लगा के जो बचा कुचा अगर कहीं भी मूव करने की संभावना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचा है, तो सीधे क्लैंप लगा करके कस देते हैं, फिर वो कारखंड कहीं भी मूव नहीं करने पाता है। तो जिग तथा फिक्सचर में कारखंड को क्लैंप करना ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लैंपिंग ऑफ वर्क पीस इन जिग्स एंड फिक्सचर। तो कारखंड को मशीनिंग के दौरान क्लैंप के द्वारा, ये देख लीजिए शब्द, क्लैंप के द्वारा मजबूती और दृढ़ता से पकड़कर रखा जाता है ताकि कटाई बलों के प्रभाव में कारखंड बिल्कुल भी विस्थापित ना होने पाए या जरा भी इधर उधर ना होने पाए। तो कारखंड को जब भी हम मशीनिंग करते हैं, किसके द्वारा? क्लैंप के द्वारा मजबूती और दृढ़ता से पकड़कर रखते हैं ताकि कटाई बलों के प्रभाव में कारखंड बिल्कुल भी विस्थापित ना होने पाए। तो ये कहते हैं क्लैंपिंग। तो इसके लिए क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपने लोकेटिंग सिद्धांत पढ़े, सपोर्टिंग सिद्धांत
सिद्धांत पढ़े, कुछ पॉइंट थे, उसी तरीके से क्लैंपिंग के भी एक सिद्धांत, कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैंपिंग उनको बोलते हैं, तो वो भी आपके लिए जानना या पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लैंपिंग के लिए डिजाइन करते समय निम्नलिखित कारकों पर अनिवार्य रूप से विचार करना चाहिए। तो जो अब देखिए, पहला है मशीनिंग के दौरान कारखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए क्लैंपिंग को, या जो क्लैंप यूज कर रहे हैं उनको मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग और दृढ़ यानी कि रिजिड होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, जो क्लैंप हम इस्तेमाल कर रहे हैं कारखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए, वो कैसे हो, मजबूत यानी स्ट्रांग हो और दृढ़ यानी कि रिजिड हो। दूसरा, क्लैंपिंग जो है वो आसान यानी इजी और त्वरित यानी कि क्विक होनी चाहिए। आसान मतलब आसानी से हम क्लैंपिंग कर सकें, और त्वरित क्विक होना चाहिए यानी जल्दी से हम उसकी लोडिंग कर सकें, उसको तुरंत कस दें, और जब भी हमको उसको अनलोड करना हो कारखंड को तो जल्दी से हम उसको हटा सकें, इस तरीके का होना चाहिए। तीसरा है, क्लैंपिंग ऐसी होनी चाहिए कि यह कंपन या भारी बलों से प्रभावित ना हो। क्लैंपिंग को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वाइब्रेशन अगर हो रहा है, कंपन, उससे प्रभावित ना हो कि कारखंड हिलडुल जाए, और भारी बल यदि लग रहे हैं कटिंग फोर्सेस के रूप में तो उससे भी ये क्लैंपिंग प्रभावित नहीं होना चाहिए। चौथा है बच्चों, क्लैंपिंग और अनक्लैंपिंग के तरीके को, क्लैंप करना और अनक्लैंपिंग के तरीके को जिग फिक्सचर में कारखंड लोड करने और अनलोड करने में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। इस तरीके की डिजाइन हो कि क्लैंप अनक्लैंप हम जब भी करें तो कारखंड को लोड करने और अनलोड करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पांचवा है, क्लैंप और क्लैंपिंग बल को कारखंड को नुकसान या विकृत नहीं करना चाहिए। जो क्लैंप हमने लगाया है या क्लैंपिंग बल लगा रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा ना लगे या इस तरीके का उसमें कुछ ना हो कि वो कारखंड को ही डैमेज कर दे या कारखंड को विकृत कर दे, ये जरूर बात याद रखनी चाहिए। छठा है, क्लैंपिंग ऑपरेशन बहुत सरल और त्वरित होना चाहिए जब जिग या फिक्सचर को बार बार और बृहद उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाना हो। मान लीजिए मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है जिग या फिक्सचर को और बार बार हमको यूज करना है, तो क्लैंपिंग ऑपरेशन बहुत इजी होना चाहिए, त्वरित यानी क्विक होना चाहिए कि जल्दी जल्दी लोडिंग अनलोडिंग, जल्दी जल्दी पार्ट्स बनाना है बहुत तेज गति से तो तुरंत लोड किया, मशीनिंग किया, निकाल के फिर बाहर किया, इस तरीके से लगातार काम चलता है, तो उसमें बहुत सरल और त्वरित होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला है, ऐसे क्लैंप से बचना चाहिए जो स्लाइड या स्लिप द्वारा चलते हो, यानी स्लाइड करके चलते हो, ऐसे क्लैंप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आठवां है, डिजाइन, संचालन और रखरखाव में आसानी के लिए क्लैंपिंग सिस्टम में कम संख्या में पुर्जे होने चाहिए। यानी क्लैंप के जो पुर्जे हैं वो जितने कम होंगे उतने रखरखाव यानी मेंटेनेंस में, संचालन में और डिजाइन करने में आसानी होगी। तो कम संख्या वाले कम संख्या में पुर्जे वाला ही जो क्लैंपिंग सिस्टम होता है वो अच्छा माना जाता है। नौवां है, घिसने वाले हिस्से कठोर होने चाहिए, यानी क्लैंप के जो घिसने वाले हिस्से हैं वो कठोर होने चाहिए, यानी कम घिसें पहले तो, और अगर घिस जाएं तो आसानी से बदले जा सकने वाले योग्य होने चाहिए, यानी अगर घिस भी जाएं तो फिर उनको बदल करके हम नया पार्ट लगा सकें क्लैंपिंग सिस्टम में, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। 10वां है, क्लैंपिंग बल को भारी हिस्सों पर तथा सपोर्ट व लोकेट करने वाली सतहों पर कार्य करना चाहिए। जो क्लैंपिंग बल हम लगाते हैं उसमें भारी हिस्सों पर काम करना चाहिए और सपोर्ट व लोकेट करने वाली जो सतह हैं उन पर कार्य करना चाहिए। 11वां है, क्लैंपिंग बल मशीनिंग थ्रस्ट बलों से दूर होना चाहिए। जो मशीनिंग में थ्रस्ट फोर्स लगता है वो क्लैंपिंग से दूर लगना चाहिए या दूर होना चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था हो। क्लैंपिंग विधि विश्वसनीय यानी रिलायबल और सुरक्षित यानी सेफ होनी चाहिए, इससे किसी प्रकार का खतरा किसी को नहीं होना चाहिए। और 13वां है, क्लैंपिंग विश्वसनीय होने के साथ साथ सस्ती भी होना चाहिए। एक बड़ा कंसीडरेशन ये भी है कि भैया सस्ता भी मिले, ज़्यादा महंगा ना हो, तो एक ये महत्वपूर्ण बात ये है कि विश्वसनीय होने के साथ साथ वो क्या हो, सस्ती भी हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो ये 13 बिंदु हैं जो सिद्धांत दर्शाते हैं किसके, क्लैंपिंग के, यानी क्लैंप के लिए जब भी हम डिजाइन करें या योजना बनाएं तो ये 13 बिंदु हम जरूर याद रखें कि भैया ये क्लैंप हमको इस तरीके से डिजाइन करना है या उपयोग करना है। तो ये 13 बिंदु थे। अब क्लैंपिंग की विभिन्न विधियां देख लेते हैं। क्लैंपिंग की विभिन्न विधियां यानी वेरियस मेथड्स ऑफ क्लैंपिंग। क्लैंपिंग विधि और प्रणाली मूल रूप से 2 श्रेणियों की होती है। हम इसको 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है सामान्य क्लैंपिंग यानी कि जनरल क्लैंपिंग। इसमें संचालन की गति पर अधिक विचार नहीं किया जाता। गति का मतलब है कितनी तेजी से ये हो रही है, कितनी जल्दी क्लैंप करना है और फिर हटाना है, इस पर विचार नहीं किया जाता। बस सामान्य तरीके से क्लैंपिंग होना चाहिए। तो सामान्य क्लैंपिंग या जनरल क्लैंपिंग में क्या करते हैं, इसमें संचालन यानी ऑपरेशन की गति पर विचार नहीं किया जाता कि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि क्विक करना है, ऐसा नहीं होता। और दूसरी जो कैटेगरी होती है त्वरित कार्य क्लैंपिंग यानी क्विक एक्टिंग क्लैंपिंग, यानी ये जो क्लैंपिंग होती है
क्विक एक्ट करती है, यानी त्वरित, बिल्कुल तुरंत, बस हटाया लीवर और बस तुरंत खोल के बाहर किया कारखंड को, तुरंत लोड करना है, तुरंत रखा और तुरंत कर दिया। इस तरीके से क्विक होना चाहिए त्वरित। तो दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो सामान्य क्लैंपिंग और दूसरी त्वरित कार क्लैंपिंग यानी क्विक एक्टिंग क्लैंपिंग। इसमें संचालन की गति त्वरित होती है यानी तीव्र गति से होती है। तो पहली कैटेगरी की बात कर लेते हैं, सामान्य क्लैंपिंग की विधियां यानी जनरल क्लैंपिंग मेथड्स। इसमें संचालन की गति पर अधिक विचार नहीं किया जाता। पहला होता है स्क्रू चालित स्ट्रैप क्लैंप। तो स्ट्रैप क्लैंप जो होता है वो स्क्रू चालित होता है और इसको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो ये स्ट्रैप क्लैंप दिखाया गया है, आप देखिए ये यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, देखिए ये क्लैंपिंग का नॉब है जिससे कसा जाता है या खोला जाता है। ये वाशर यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है। तो देखिए क्लैंपिंग बार से यहाँ पे रखा और उसको नॉब से कस दिया। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। तो ये स्ट्रैप क्लैंप कहते हैं और चूंकि स्क्रू चालित होता है इसलिए स्क्रू चालित स्ट्रैप क्लैंप इसको बोला जाता है। दूसरा देखिए ये कारखंड है और ये देखिए इसके हिस्से ने इसको क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया। कारखंड कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता है। तो इसको बोलते हैं स्क्रू चालित स्ट्रैप क्लैंप। तो इस स्ट्रैप के क्लैंपिंग सिरे को क्या किया जाता है, एक स्प्रिंग के खिलाफ दबाया जाता है जो त्वरित अनक्लैंपिंग को सक्षम बनाता है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैप क्लैंप के द्वारा जो कि स्क्रू चालित होता है क्लैंपिंग कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है साइड क्लैंप। साइड क्लैंप नाम से ही आप समझ गए होंगे कि साइड से क्लैंपिंग की जाती है। तो ऊपरी सतह की मशीनिंग यदि हमको करना है जैसे मिलिंग, प्लेनिंग और ब्रोचिंग, तो बिना किसी बाधा के साइड से क्लैंपिंग की जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली साइड क्लैंपिंग चित्र में दिखाई गई है। इसमें ऊपर आप देखिए कि जो क्लैंपिंग की गई है तो ये सतह है मान लीजिए इस, और ये देखिए क्लैंपिंग ऊपर की गई है। तो अगर ऊपर की सतह में ही मशीनिंग करना है तो ये क्लैंपिंग क्या होगी, डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर ये साइड क्लैंपिंग बहुत कारगर होती है। साइड क्लैंप, अब आप देखिए ध्यान से, ये चार चित्र दिखाए गए हैं। ये वर्क पीस है, तो ऊपर की सतह में हमको मशीनिंग करना है तो देखिए साइड से क्लैंप किया गया है। ये क्लैंप लगा है वो साइड से काम कर रहा है। ये देखिए इस साइड से क्लैंप कर रखा है, यानी ऊपर की सतह मशीनिंग के लिए बिल्कुल फ्री है। ये देखिए ये कारखंड है, इसकी ऊपरी सतह देखिए बिल्कुल फ्री है और क्लैंप देखिए साइड में लगा हुआ है, ये साइड से। ये देखिए तीसरी विधि, ये वर्क पीस है रखा है, पूरी ये साइड खुली हुई है। ये सॉकर हेड कैप स्क्रू है, इसमें यहाँ साइड से देखिए क्लैंप कर दिया गया। इसी तरीके से देखिए ये क्लैंप लगा करके ये साइड से क्लैंप कर दिया। ये चित्र आपने सबसे पहले ऊपर भी देखा था, लोकेटिंग पिंस के साथ में ये कस दिया गया है। लोकेटिंग पिन ये स्क्रू के द्वारा ये इस तरीके से, सॉरी स्क्रू नहीं, ये क्लैंप के द्वारा ये देखिए कस दिया गया। ये चौथा ये हो गया। तो ये क्लैंप से कस करके देखिए साइड से कसा गया, ऊपर की जो सतह है फ्री है मशीनिंग के लिए। तो ये साइड क्लैंप जब यूज किए जाते हैं, जब ऊपरी सतह की मशीनिंग की जानी हो तो साइड क्लैंप बहुत काम आते हैं। तो ये चार चित्र हैं, चारों बना लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको और इसको कॉपी में बना लीजिए। अब बात आती है स्विंग प्लेट के द्वारा क्लैंपिंग बाई स्विंग प्लेट। स्विंग प्लेट मतलब झूल जाना, जैसे दरवाजा होता है आप खोलते हैं तो जबड़े में झूलता है ना, आगे पीछे होता है। इसी तरीके से इसमें एक प्लेट लगी होती है जो खुल जाती है, वो खोल करके हम वर्क पीस को बाहर निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो स्विंग प्लेट क्लैंपिंग चित्र में दिखाई गई। ऑपरेशन में सरल और अपेक्षाकृत तेज होती है, लेकिन ये छोटे आकार, सरल आकार और कम क्लैंपिंग बलों की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। तो स्विंग प्लेट ये आप देखते ही समझ जाएंगे। ये देखिए ये स्विंग यहाँ से करती है, इसको खोला क्लैंप और ये इसको स्विंग कर जाती है, इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। ये देखिए इसमें, ये देखिए ये है प्लेट। ये देखिए ये तीर का चिन्ह, इधर चाहे ऊपर ले जाइए चाहे नीचे। जब बंद करना हो तो यहाँ नीचे ले आते, खोलना हो तो ऊपर यहाँ से खोल करके ऊपर ले जाए। तो ये कहलाती है स्विंग प्लेट। ये क्या है आपकी स्विंग प्लेट। और ये क्लैंप यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, ये क्लैंप तो क्लैंप कर देते हैं। स्विंग प्लेट स्विंग कर जाती है, खोल दिया स्क्रू तो उसको वर्क पीस को बाहर निकाल लिया, या लोड करना है तो रखा और एक क्लैंप से कस दिया और ये प्लेट लगी होती है, इसको यहाँ पे कस दिया जाता है। तो इस तरीके से ये स्विंग प्लेट जो लगी हुई है इसकी वजह से इसको कहते हैं स्विंग प्लेट क्लैंप। स्विंग प्लेट क्लैंप के द्वारा प्लेट के द्वारा क्लैंपिंग का कार्य करना। तो ये दो चित्र महत्वपूर्ण है, कोई भी एक बना लीजिए, चाहे तो आप इसको भी बना सकते हैं। स्विंग प्लेट बस आपको बना देना है तो इससे आपका हो जाएगा। बॉक्स टाइप जो मैंने बात किया था, फिक्सचर जो जिग होता है उसमें भी इसी तरीके का दर्शाया गया था जिसमें स्विंग प्लेट लगी हुई थी, अगर आपको याद हो तो। अगला है अन्य पारंपरिक क्लैंपिंग विधियों में निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। अन्य कोई कन्वेंशनल मेथड जो बहुत पहले से इस्तेमाल की जाती रही हैं, जैसे वाइस का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको वाइस बताया है, मशीन वाइस होती है, उसमें ड्रिलिंग और मिलिंग वाइस आती हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। मैग्नेटिक चक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लेथ के लिए चक तथा कॉलेट का प्रयोग करते हैं, ये भी आपने ऊपर देख लिए हैं। तो इन सब के लिए भी क्या है, ये सब काम आते हैं क्लैंपिंग के लिए।
क्योंकि उसमें जो जबड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लैंप ही तो कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉलेट में आप ले लीजिए, इसी तरह से मैग्नेटिक चक में ले लीजिए। तो ये एक कैटेगरी हो गई। अब दूसरी जो बी कैटेगरी है, त्वरित कार्य करने की, त्वरित कार्य क्लैंपिंग की विधियां, यानी क्विक एक्टिंग क्लैंपिंग मेथड्स। इसमें संचालन की गति त्वरित होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लैंप बहुत तेज गति से कार्य करते हैं, यानी बहुत तेजी से हम क्या कर सकते हैं, वर्क पीस को लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। तो इसमें पहला होता है त्वरित कार्य नट का प्रयोग करके, यूज ऑफ क्विक एक्टिंग नट का प्रयोग करके हम त्वरित गति से क्लैंपिंग और अनक्लैंपिंग कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये आपका जिग का फ्रेम है, ये आपका जॉब है, कारखंड है, ये देखिए नट लगा हुआ है। ये नट के द्वारा क्विक एक्टिंग नट होता है। इससे तुरंत हम क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं और तुरंत इसको निकाल करके अनक्लैंप कर सकते हैं। ये 8 से 10 डिग्री तक देखिए इसका कोण बीच में दिख रहा है। तो ये मूवमेंट ऑफ नट फॉर क्लैंपिंग के लिए नट मूव करता है इस तरीके से, जो एरो के साइन आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ नट फॉर क्लैंपिंग आप इसको कर सकते हैं। तो द्रुत क्लैंपिंग के लिए क्विक एक्टिंग नट का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब अगला बात आती है कैम क्लैंपिंग। कैम क्लैंपिंग तो बहुत क्विक क्लैंपिंग होती है। तो कैम द्वारा क्विक क्लैंपिंग बहुत प्रभावी यानी इफेक्टिव और संचालन में बहुत सरल यानी वेरी इजी होती है। तो कैम द्वारा क्लैंपिंग के कुछ लोकप्रिय तरीकों और प्रणालियों को दर्शाया गया है। जैसे ये देखिए आप, अब आप देखिए ये कारखंड है, ये बेस प्लेट है। कारखंड को देखिए ये कैम की सहायता से क्लैंप लगा, तुरंत घुमाया और यहाँ पे क्लैंप कर दिया। जब भी अनलोड करना है वर्क पीस को, क्लैंप घुमाया, लो अनलोड हो गया। तो ये कैम के द्वारा ये जो पूरा ये जो चित्र है आपको बनाना है 2D वाला, ये 3D का है, आप इससे देखकर समझ गए होंगे। तो ये देखिए कारखंड आपका है, इसमें लिख लीजिए ये आपका है कारखंड। इस कारखंड को देखिए यहाँ से ला करके सीधे कैम से घुमा करके इसको क्या कर दिया गया, क्लैम कर दिया गया, और जब हटाना हो सीधे हटा करके इसको हम अनलोड कर लेते हैं वर्क पीस को। तो इसको कहते हैं कैम द्वारा क्लैंपिंग, और ये बहुत इजी होती है और बहुत क्विक होती है, बहुत द्रुत गति से कार्य करती है। एक और तरीका होता है कैम और स्क्रू टाइप क्लैंपिंग होती है। इसका उपयोग कुछ आंतरिक भागों के माध्यम से क्लैंपिंग के लिए किया जाता है, जहां अन्य सरल प्रणाली उपयोगी नहीं होती है। ये देखिए जैसे ये वर्क पीस है, आप देखिए ये वर्क पीस है, ये इधर का ये, तो इसको बहुत दूरी से अगर क्लैंप करना है तो ये देखिए स्क्रू भी लगा है और इसमें कैम का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं स्क्रू एवं कैम्प क्लैंपिंग। तो ये भी बहुत कारगर होती है। इसको भी आप दूर से बढ़िया आसानी से वर्क पीस को क्लैंप कर सकते हैं स्क्रू और कैम क्लैंपिंग के द्वारा। तो ये कैम द्वारा क्विक क्लैंपिंग को दर्शाया गया है। एक और है त्वरित बहु क्लैंपिंग, यानी क्विक मल्टीपल क्लैंपिंग, यानी एक साथ यदि मान लीजिए बहुत सारे सिलेंडर हैं, उनको एक साथ क्लैंप करना है, तो आप कैसे क्लैंप करेंगे। तो चित्र में दिखाया गया एक भाग एक साथ व्यास की मामूली भिन्नता के साथ, मतलब अलग अलग व्यास की छड़ें हैं, उनमें थोड़ी मामूली थोड़ा बहुत अंतर है, तो उनकी रॉड या जो छड़ें हैं उनको कैसे हम देखिए क्लैंप कर सकते हैं। ये आप देखिए इसमें दिखाए, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ रखा हो, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर दिया हमने एक साथ, और इस पर हम मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जब जो कारखंड होते हैं या बेलनाकार या सिलिंड्रिकल जो होते हैं, उनको हम क्लैंप करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बेलनाकार कारखंडों की क्विक बहुलोकेटिंग एवं क्लैंपिंग हम इससे कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों ये हमने पूरा आपको बता दिया। इस प्रकार से चैप्टर फिनिश हुआ। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने चित्र बना करके आपको चित्र से समझा करके, कॉन्सेप्ट समझा करके बताया। चित्र आपको पूरे बनाने हैं जो मैंने बताए हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को माइंड में समझना है, यही आपके आगे चल करके काम आने वाले हैं। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा फिनिश हुआ, तो लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे और आप आगे भी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। नोट्स बना करके जरूर रखिए, तैयार रखिए और तैयारी हमेशा करते रहिए। और पूरा आपको चैप्टर वाइज जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, उनको आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर इसी क्रम में जो सीरीज़ चल रही है लगातार हम पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।